जय संविधान। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा में एक छोटे से किस्से से शुरू करता हूं जिससे आपको संदर्भ समझ में आ जाएगा। एक बार एक गांव में पिता अपने पुत्र से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। वो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेता था। तो बेटे का परीक्षा का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट लेके घर आया। तो पिता ने बेटे से पूछा, ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? तो बेटे ने कहा कि सरपंच का बेटा फेल हो गया। तो पिता ने कहा, सरपंच का बेटा फेल हो गया, तुम बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? कहने लगा, प्रधान का बच्चा भी फेल हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, सरपंच का बच्चा फेल हो गया, प्रधान का बच्चा फेल हो गया, तू अपने रिजल्ट के बारे में बता, तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूं। तो बेटा कहता है, जब सरपंच का बेटा फेल हो गया और प्रधान का बेटा फेल हो गया तो तू अपने को क्या समझता है कि तेरा बेटा पास हो जाएगा? सबके बच्चे फेल हो रहे हैं। मतलब यह है कि आप अपनी काबिलियत ना बताएं, आप अपनी लायकियत ना बताएं, आप ये ना बताएं कि आपको जिस वजह से सत्ता दी गई थी और जो आपसे अपेक्षा की गई थी और जो आपने वादे किए थे, क्या वो वादे आपने पूरे किए? बल्कि आप ये बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ये हुआ था, टीपू सुल्तान के जमाने में ये हुआ था, औरंगजेब के जमाने में ये हुआ था, महात्मा गांधी ने ये किया था। और जब कोई आपसे पूछे कि भाई पिछले 27 साल में 17 साल तो आपका शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, 7 साल के करीब अटल जी का शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। खैर, रिजल्ट नहीं दिए उन्होंने देश को बताया कि इंडिया इज शाइनिंग, और देश ने महसूस किया कि इंडिया शाइनिंग तो कुछ अमीर लोगों के लिए हो रहा है, कुछ चंद लोगों के लिए हो रहा है, कुछ शहरों में हो रहा है, और बाकी हिंदुस्तान जो है हर चीज से वंचित है। तो अपेक्षा के प्रतिकूल अटल जी चुनाव हारे और कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, 2009 में आई। उसके बाद एक फैटीग होता है। कांग्रेस से भी लोग खुश नहीं थे। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने भी पहला टर्म तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन दूसरे टर्म में जो उनसे अपेक्षा थी उन्होंने वो नहीं किया। और इधर पूंजीपतियों ने, गुजरात लॉबी ने और कुछ राजनीतिज्ञों ने, जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कैश स्टार्व्ड थी, उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी और वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं थे 2014 में, उस समय इस पूंजीपति लॉबी ने गुजरात लॉबी के साथ मिलकर पैसे का एकत्रीकरण किया और एक व्यक्ति को उभारा। गुजरात मॉडल की बात हुई, विदेश की फोटो लगाई गई, सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को पप्पू उतारा गया और उनकी छवि को सुधारा गया। उससे ज्यादा राहुल गांधी की छवि को गिराया गया। वादे किए गए, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, रसोई गैस सस्ती होगी। लोग ने कहा, ठीक है, कांग्रेस से हम संतुष्ट नहीं है, जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी को हटा के कांग्रेस को लाए थे, आप कांग्रेस को हटा के आपको ले आते हैं। पहला शासनकाल 5 साल का जैसे मनमोहन सिंह जी का अच्छा रहा था, बीजेपी का भी करीब करीब ठीक था। सांप्रदायिकता भड़काई, धार्मिक विद्वेष बढ़ाया, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ठीक था। लेकिन उसके बाद ऐसी चीजें दिखने लगी कि ये तो अभूतपूर्ण, ऐसी तो विश्व में कहीं नहीं होती हैं। नोटबंदी कर दी गई। अगर आप गूगल में पढ़ेंगे और सर्च कीजिए, जितने भी देशों में नोटबंदी हुई है वो देश की आर्थिक स्थिति को उसने बर्बाद कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति को भी और छोटे मध्यम उद्योग को और किसानों को नोटबंदी ने करीब करीब बर्बाद किया। जिस प्रकार तालाबंदी हुई, कोविड को हैंडल किया गया, जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड में पैसा इकट्ठा किया गया, पीएम के फंड में पैसा इकट्ठा किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, जीएसटी बढ़ाया गया, गरीब आदमी को चूसा गया,
100 रुपए का अन्न उसको 1 महीने में दिया तो 500 रुपए उससे जीएसटी में, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने में और चीजों में बढ़ाकर उससे वसूल लिया गया। माने 100 रुपए दिए, उसके एहसान बताए गए और 500 रुपए वसूल लिया गया। तो अब ये जो स्थिति बनी है, और इस बार का बजट आया, इस बार के बजट से यह अपेक्षा थी कि कम से कम किसान वर्ग के लिए कुछ होगा, युवाओं के लिए कुछ होगा, गरीब वर्ग के लिए कुछ होगा, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं बढ़ा, इनकम टैक्स में तो कोई टिंकरिंग नहीं हुई, न्यू रिजीम में थोड़ा बहुत अंतर किया गया, लेकिन जितना इनकम टैक्स में टिंकरिंग की करके कुछ फायदा दिया गया 15-16 हजार रुपए साल का, उससे ज्यादा जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है, उससे कई गुने ज्यादा बढ़ा लिया, अपना पैसा वसूल लिया गया। जैसे किसानों के साथ किया कि आपको थोड़ा सा किसान सम्मान निधि देंगे और उससे ज्यादा आपसे जीएसटी में और एग्रीकल्चरल इनपुट्स में जीएसटी से वसूल लेंगे, वैसे ही मिडिल क्लास के साथ किया गया। 1,000 रुपए महीना आपको फायदा देंगे और 5,000 रुपए महीना आपसे वसूल लेंगे। अब सवाल यह है कि आपने जो बजट के अंदर 2 राज्यों को तो पकौड़ी और जलेबी दी, बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया, जबकि वास्तविकता यह है हरियाणा में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है। और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के रिजल्ट्स पे इस बात ये डिपेंडेंट होगा कि आपकी मोदी जी की सरकार चलेगी आगे कि नहीं चलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में भयंकर फूट है, हरियाणा के अंदर भयंकर फूट है, महाराष्ट्र के अंदर भयंकर फूट है। अगर इंडिया अलायंस अनुमति दे दे तो उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता आज इंडिया अलायंस में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो छूट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, हम किसी को नहीं आने देंगे, हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने हमारा साथ दिया है हम उनको टिकट देंगे, आपको नहीं देंगे, आपको नहीं आने देंगे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग वापस आने को तैयार है, वो तैयार नहीं है उनको लेने में। क्योंकि वो तैयार नहीं है इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी में लगे हुए हैं। अब 2 विकल्प थे मोदी जी के पास। एक विकल्प ये था कि जिन विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उन राज्यों को कुछ देते, हरियाणा को देते, महाराष्ट्र को देते, झारखंड को देते, जम्मू एंड कश्मीर को देते। और ये बात उन्होंने प्रस्ताव दिया भी था नीतीश कुमार को, जो सूत्र बताते हैं, और चंद्रबाबू नायडू को, कि 1 साल रुक जाइए, हमें इन 4 स्टेट्स को इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने दीजिए, अगले साल आपको दे देंगे, जो आप मांगेंगे वो दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनके यहां तो चुनाव 6 महीने 1 साल के बाद होना है, और चंद्रबाबू नायडू तो 5 साल के लिए हैं, अभी तो उन्हें अपनी राजधानी बनानी है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें दीजिए, हम नहीं जानते किसी को दे या न दे। अब एक अपनी सरकार को बचाने के लिए मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए मोदी जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड को के विधानसभा को इंडिया अलायंस के हाथ में सौंप दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, ये 4 स्टेट, 4 महीने बाद इलेक्शन होगा ना, 4 महीने के बाद इलेक्शन में अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ भी हो जाता है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी टूटती है, कम से कम केंद्र में तो मेरी सरकार रहे, मैं तो मैनिपुलेशन करने का प्रयास कर सकूं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रभाव कर सकूं। लेकिन अभी अगर मेरी सरकार गिर जाए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार को थोड़ी सहायता कर दी, और ये जानते हुए कि इसका दुष्प्रभाव हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में और जम्मू कश्मीर में होगा। अभी तो सरकार 4 महीने बच गई, लेकिन आज के जो संकेत हैं वो ये कहते हैं कि इन स्टेट्स में जहां जहां अगली बार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बजट की वजह से, निर्मला ताई की बजट की वजह से
भारतीय जनता पार्टी की हार जो होने वाली थी वो बहुत बड़ी हार की तरफ परिवर्तित हो गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी। क्योंकि असेंबली में अगर महाराष्ट्र जैसा स्टेट, और इस बार वो स्थिति नहीं होगी कि आप एनसीपी को तोड़ लेंगे और शिवसेना को तोड़ लेंगे, क्योंकि एक तरफा चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं और जिस प्रकार पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से संसद के अंदर विपक्षी नेताओं ने आक्रमण बोला है, अन्नदाताओं को राहुल गांधी ने साथ लिया है और समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को अपने साथ लिया है, उनकी समस्याओं को उठाया है। जिस प्रकार नीट पे राहुल गांधी बोले हैं और बाकी की है, बाकी ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, रीनीट नहीं होगा, लेकिन ठीक है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकता है, उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग पे और उनके दिलों पे घाव तो हो गया है और ये घाव जेन्युइन है, ये सही है। और एक पिता के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर मानता हूं, जिस प्रकार से ये नीट की परीक्षा हुई है, यूजीसी नेट की परीक्षा हुई है, या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, इसमें देश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, भीषण अन्याय हुआ है, जिसका दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में झेलना पड़ेगा और उसके बाद देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।